नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। और कल से तुरंत आगे की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक है पेडागोजी का। ये दूसरा लेक्चर है। बेसिकली पेडागोजी केवीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के सिलेबस में जो दी गई है, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया जा रहा है। और इस पीडीएफ में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन देख लिए थे पिछले लेक्चर में, और अब उससे आगे देखना शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन से अनेक एक्सप्लेनेशन निकलते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखिएगा। पहली नज़र में आपको क्वेश्चन ये साधारण से दिखेंगे, लेकिन साधारण क्वेश्चन नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चंस में गलती होने की संभावना बहुत होती है, और इसमें स्ट्रिक्टली हमने वही क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें दी हुई हैं। और बहुत कम जगह शायद ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलें। ठीक है, बहुत ही एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे। उच्च स्तर के प्रश्न हैं जो कि नेट जीआरएफ लेवल से लेके और प्राइमरी लेवल के अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए, हमें टॉपिक कवर करना है। हम ये टॉपिक जो हमारा है वो एजुकेशन पॉलिसीज़ को लेके है, तो अभी इसमें हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। एनईपी 20 का अलग से लेक्चर होगा। ठीक, चलिए 16वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या बोल रहा है। सामाजिक एवं आर्थिक। देखिए, ये पीडीएफ ना हिंदी में बन गई है। नेक्स्ट पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों बनेंगी, तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं आई होप वो जिसको कोप अप कर लेंगे, बिकॉज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश के जो की वर्ड्स हैं वो अंग्रेजी में भी मैं डिस्कस करूँ। सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को संतुलित करने में शिक्षा किस प्रकार की भूमिका निभाती है। सामाजिक मतलब सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को बैलेंस करने में एजुकेशन का क्या रोल होता है। सोशली भी रोल होता है और इकोनॉमिकली भी रोल होता है। सीधे सीधे हमारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक शिक्षित समाज अगर होगा तो वो आर्थिक रूप से समृद्ध भी होगा, मजबूत भी होगा, और सामाजिक रूप से बौद्धिक अवस्था में भी रहेगा। उनकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो ज़्यादा मजबूत रहेगा। एक मिनट, हाँ सॉरी। तो ये एक अगर सिचुएशन देखी जाए तो एक दूसरे के ना मतलब प्रोपोर्शनल में है। अगर समाज बौद्धिक रूप से मजबूत रहेगा तो आर्थिक स्थिति अपने आप मजबूत रहेंगे ना। अब इसमें जो है एजुकेशन का रोल क्या है। एजुकेशन का तो बहुत पॉजिटिव रोल है। एजुकेशन नहीं होगी तो सीधे सीधे निर्धनता आ जाएगी, अज्ञानता आ जाएगी। तो इसमें एजुकेशन का क्या रोल हो सकता है। अब देखिए, ये इजी क्वेश्चन है। कैसे? पहला ऑप्शन है उपेक्षात्मक, मतलब उपेक्षा करना, है ना। दूसरा है उपचारात्मक, उपचार करना मतलब किसी चीज डायग्नोस करना, है ना। विचारात्मक, थिंकिंग वाला, या नन ऑफ दीज। तो इसमें आएगा उपचारात्मक। मतलब क्या, समाज में और आर्थिक स्थितियों में बैलेंस करने के लिए एजुकेशन एक उपचारात्मक रूप में काम आती है। मतलब ये पता लगाती है कि समस्या क्या है। एजुकेशन से ही पता लगता है कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बैलेंस क्यों नहीं हो पा रहा है, और फिर उसका उपचार करती है, उसके लिए तरीके बताती है, और एजुकेशन की वजह से ही इनमें बैलेंस बन पाता है। ठीक है, इसको आप निदानात्मक भी बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का लोक व्यापीकरण का उद्देश्य क्या है। शिक्षा का लोक व्यापीकरण मतलब जनरलाइजेशन, है ना। लोग ज्यादातर लोगों तक पहुंचे, लोक व्यापीकरण, है ना, बहुत जनरलाइज हो जाए का प्रमुख उद्देश्य क्या है। मतलब एजुकेशन जो है जगह जगह तक इंपार्ट हो सके, एजुकेशन फॉर ऑल वाला कंसेप्ट, है ना। इसका प्रमुख उद्देश्य और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑप्शन एक है शिक्षा का निजीकरण कर देना, नेगेटिव आंसर है। ऑप्शन बी, शिक्षा का वैश्वीकरण कर देना, ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन से क्या सबको एजुकेशन फॉर ऑल हो जाएगी, शायद नहीं। ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। तीसरा, शिक्षा में मौलिक परिवर्तन। शिक्षा में मौलिक परिवर्तन कभी नहीं हो सकता। जो मौलिक चीज मतलब तो कोर चीज, बेसिक चीज होती है, उसमें जल्दी बदलाव नहीं होते हैं। और चौथा है शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना। जी हाँ, एजुकेशन का लोक व्यापीकरण मतलब लोगों तक पहुंचाने का मतलब यह है कि सब लोगों तक शिक्षा की पहुंच हो। तो डी ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। ये नेगेटिव था, ये गलत हो गया, ये बेस्ट आंसर नहीं था, ये नेगेटिव आंसर था। ठीक है, तो डी ऑप्शन। ठीक, 18th क्वेश्चन क्या बोला है, ह्यूमन रिसोर्स का मुख्य थीम किसे माना जाता है। मानव संसाधन का मुख्य सार क्या है। मानव संसाधन पहले हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री भी होती थी। तो ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली ना एजुकेशन, हेल्थ आता है मेनली। और यहाँ ऑप्शन में आपको सिर्फ एजुकेशन दिया हो तो एजुकेशन, हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री को मानव संसाधन मंत्रालय बोला जाता था। ठीक है, और अब दोबारा से इसको शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया केंद्र सरकार में। तो मानव संसाधन का मुख्य जो कोर इसमें जो चीज होती है वो एजुकेशन ही होती है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स। अब इसी से ही, एजुकेशन से ही जो मानव का है वो डेवलपमेंट होता है ऐसे रिसोर्स के रूप में। मानव संसाधन मतलब ह्यूमन का हम कैसे रिसोर्स के रूप में यूज करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में कैसा है। रिसोर्स क्या होते हैं, हर वो चीज रिसोर्स कहलाती है, संसाधन कहलाती है, जिससे हम अपने जीवन के कार्यों को आसान बनाते हैं। पानी से लेके, जहाज से लेके, और इसी प्रकार इंसान भी एक रिसोर्स है ना, जिससे हमें कुछ ज्ञान मिले, है ना।
तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मेन कंटेंट क्या होता है इसमें, मानव संसाधन में नॉलेज, शिक्षा, एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नॉलेज नहीं, एजुकेशन। 19वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस शिक्षा नीति के अंतर्गत 10+2+3 पैटर्न को स्वीकारा गया था। 10+2+3 मतलब क्या है, 10वीं 12वीं और फिर ग्रेजुएशन। इस कंसेप्ट को लाया गया था किसके द्वारा, कोठारी कमीशन के द्वारा ना, 1966 में रिपोर्ट के लिए कमीशन बना था, 1968 में इसकी रिपोर्ट आई थी, कोठारी कमीशन 1966 से 68 वाला, 1968। ठीक है, इसके अंतर्गत बोला गया कि एक जैसी एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए पूरे देश में, 10+2+3 मतलब 10वीं फिर 12वीं और फिर 3 वर्ष का ग्रेजुएशन प्रोग्राम हो। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10+2+3 जो शिक्षा प्रणाली बनाई गई थी उसकी मुख्य क्वालिटी क्या थी, मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था। पहला, एक समान शिक्षा तंत्र, एक जैसा एजुकेशन सिस्टम हो। बी, मजबूत पाठ्यक्रम हो। सी, हाई एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव हो। और डी, कोर सब्जेक्ट शामिल किए जाए। कोर सब्जेक्ट मैंने बताया था, मुदालियार कमीशन की रिकमेंडेशन थी 52 वाले की, है ना, जो 52 में जो कमेटी बैठी थी जिसकी रिपोर्ट 1963 में आई थी। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, ये कमजोर आंसर है। आंसर ये है, रियल आंसर ये है कि एक पूरे देश में एक समान शिक्षा पद्धति हो जाए, 10+2+3। डन। अभी 21वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मतलब नेशनल कंटेक्स्ट में एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा जो है कंसेप्ट, जो लाइन है, उसमें की बुनियादी जरूरत क्या है ना, मतलब सबके लिए शिक्षा देना क्यों सबसे ज्यादा आवश्यक है, इसकी बेसिक नीड क्यों है। ठीक, ऑप्शन ए, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए। ऑप्शन बी, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए। ऑप्शन सी, नैतिक और मानवता के लिए। और ऑप्शन डी, भौतिक और नैतिकता के लिए। आंसर होगा भौतिक और आध्यात्मिकता के लिए, है ना, स्पिरिचुअलिटी के लिए और फिजिकल के लिए। ये हमको एजुकेशन फॉर ऑल की नीड बहुत ज्यादा है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया जरूर कर लीजिएगा ज्वाइन। ठीक है, उसमें हम और भी पीडीएफ्स वगैरह देंगे जो भी इंपॉर्टेंट होंगी चीज़ें आपकी। कुछ आपको वॉइस में क्वेश्चंस देने की कोशिश करेंगे, कुछ पोल के रूप में क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। पोल्स मतलब कि क्वेश्चन फिल प्लस उसमें करेक्ट आंसर आपको देखने को जो मिल जाता है, कई सारी इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें होंगी। तो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की आधारशिला किसको माना जाता है। नेशनल मतलब आज वर्तमान में तो अभी आप देखेंगे कि आत्मनिर्भरता का पूरा एक कंसेप्ट ही चल पड़ा है ना, आत्मनिर्भर भारत का ऊपर, कि मतलब खुद से अपने मतलब किसी के ऊपर जो डिपेंडेंसी जो है उसको खत्म करना, है ना। तो नेशनल लेवल पर जो डिपेंडेंसी हम दूसरों पे हैं, है ना, इन सब चीज़ों को किस प्रकार से रिमूव कर सकें, है ना, कैसे इंडिपेंडेंट हो सकें, इसकी आधारशिला किससे मानी जाती है। सबसे मेन चीज़ है स्किल्स के लिए ना, आपके पास वो स्किल, जिस चीज़ में आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, खुद के ऊपर निर्भर रहना चाहते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते, तो वो स्किल आपको सीखनी पड़ती है। बात एजुकेशन में भी यही है। ऑप्शन यहाँ क्या है कि राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की आधारशिला किसे मानी जाती है, मतलब राष्ट्र आत्मनिर्भर कब होगा। ऑप्शन ए, जब रिसर्च और डेवलपमेंट होगी। ऑप्शन बी, जब टेक्निक और रिसर्च होगी। ऑप्शन सी, जब समृद्धि और समृद्धि होगा। ऑप्शन डी, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मतलब रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी होगा। तो आंसर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये ऑप्शन जो आपका है ये करेक्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, सामाजिक जीवन शैली में निम्न में से सामाजिक जीवन शैली को कौन प्रगतिशील बनाता है। जो सोशल लाइफ स्टाइल होता है उसको प्रोग्रेसिव इनमें से कौन सी चीज बनाती है। ऑप्शन ए, डेवलपमेंट। ऑप्शन बी, रिसर्च। ऑप्शन सी, शोध। ऑप्शन डी, नवाचार। ऑफ कोर्स इनोवेशन, नवाचार। नवाचार मतलब कुछ नया खोजना, नई चीजों को उत्पन्न करना, नया विचार, है ना। नवाचार से ही आविष्कार की ओर हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था की परिकल्पना किसमें निहित मानी जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था जो नेशनल लेवल पे जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसका जो कंसेप्ट है ना, इसका जो थीम है वो मतलब कहीं ना कहीं से तो प्रेरित है। इनमें से किससे प्रेरित है वो, मतलब कहाँ दिखता है ये कंसेप्ट, संविधान में, सरकारी योजनाओं में, सामाजिक परंपराओं में या कागजी दस्तावेजों में। बेस्ट आंसर संविधान में। संविधान में, हमारे संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर की में भी कई चीज़ें कही गई हैं, फंडामेंटल राइट्स में भी कई सारी चीज़ें कही गई हैं, एजुकेशन की बात उसमें घूम फिर के आती है, डीपीएसपीस में बात होकर आती है, आर्टिकल 40 ले लीजिए चाहे आप, कि एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन की नीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा पूरा देश का एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ है ना।
तो मतलब कहीं ना कहीं संविधान की जो ब्लूप्रिंट है वो हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम के प्रेरक रहे हैं। वर्तमान में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है या जो और भी चीज़ें इसमें अच्छी हो सकती हैं वो कहीं ना कहीं संविधान में दी गई बातों से ही प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के लिए शिक्षा नीति का क्रियान्वयन किसके अनुरूप होना चाहिए? मतलब नेशन की इंटीग्रिटी मेंटेन रखने के लिए, है ना, क्या चीज एजुकेशन में होनी बहुत जरूरी है? एजुकेशन के अंदर ऐसा क्या हो कि हमारे देश की इंटीग्रिटी बनी रहे, सॉवरेनिटी बनी रहे, इंटीग्रिटी बनी रहे। ए, राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप शिक्षा होनी चाहिए। बी, मानवीय मूल्यों के अनुरूप शिक्षा होनी चाहिए। डी, सामाजिक मूल्य। और सी, संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप शिक्षा होनी चाहिए। अब देखिए, हमारे जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यूज दी हुई हैं, संविधान में जो मूल मंत्र दिए हुए हैं, उनके आधार पर अगर हमारी शिक्षा होगी तो ये ऑटोमेटिक चीज कवर हो रही है। ये तो सीधे सीधे बोला गया कि हमारा संविधान जो है भारत को संप्रभु और अखंड राज्य बनाता है। तो अगर उसी हिसाब से एजुकेशन मिलेगी तो हमारे राष्ट्र ऐसे हमेशा हमारी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी लगातार बनी रहेगी। तो मेरा जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, सभी शैक्षिक कार्यक्रम किस एक पर आधारित नहीं होने चाहिए? थोड़ा सा ये गलत लगा हो गया। जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं वो किसके ऊपर बेस्ड नहीं होने चाहिए? धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर, इस पे तो होने चाहिए। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि सभी धर्म एक समान, है ना। बी, समानता के मूल्यों पर, समानता बहुत जरूरी है एजुकेशन में। पर्यावरण संरक्षण पर, यह भी बहुत जरूरी चीज है। सांप्रदायिक मुद्दों पर बिल्कुल नहीं। सांप्रदायिक मूल्यों के आधार पर हम एजुकेशन थोड़ी देंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के आधार पर बांट के हम एजुकेशन थोड़ी देंगे। तो ये ऑप्शन हमारा स्ट्राइक आउट होता है। शैक्षिक कार्यक्रम जो है वो सांप्रदायिकता के आधार पे नहीं होने चाहिए, वो सेक्युलरिज्म के आधार पे होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा के क्रियान्वयन में किस आदर्श का पालन किया जाता है? मतलब एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन में कौन कौन से आइडियलिज्म कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है? ए, सत्यमेव जयते। बी, जहां चाह वहां रहा। सी, रटंत विद्या। और डी, वसुधैव कुटुंबकम। डी ऑप्शन, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, शिक्षा नीति एवं इसकी निरूपण प्रक्रिया को कौन प्रभावित करता है? ए, आर्थिक। बी, राजनीतिक। सी, सामाजिक। या डी, ऑल ऑफ द अबव। जब भी ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑल ऑफ द अबव की ओर आप जाएं, हमेशा ऑल ऑफ द अबव ही होगा मैक्सिमम टाइम में। डी ऑप्शन, शिक्षा नीतियां जब बनती हैं तो इन सारे कंसेप्टों को ध्यान में रखा जाता है। 29, भारत में राज्यों की भूमिका होती है कैसी? भारत के राज्य हमेशा एक वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। भारत के राज्य कल्याणकारी राज्यों की तरह होते हैं। उनका पहला कार्य होता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। डीपीएसपी हमारी यही तो है, संविधान का भाग 4 जो है। ठीक है। तो 29 का आपका ए हो गया। लास्ट क्वेश्चन, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अधिनियम किस वर्ष में पास हुआ था? बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है ये। 2009 में पास हुआ था। आरटीई एक पूरा लेक्चर से बन सकता है। और 2010 में इंप्लीमेंट हुआ था। तो राइट टू एजुकेशन कब इंप्लीमेंट हुआ था? 2000, मतलब कब पास हुआ था? 2009 में। 30 क्वेश्चन हो गए हमारे 1 से 30 तक। पिछले लेक्चर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। आज का लेक्चर यहीं तक। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।